चाबहार 2.2 चाबहार दाहेदन रेलवे लाइन। हाल ही में सुर्खियों में क्यों? हाल ही में ईरान ने यह निर्णय लिया होता है कि वह भारत के सहयोग के बिना चाबहार बंदरगाह से जाहेदान एक रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को स्वयं आगे बढ़ाएगा और जाहेदार वस्तुत ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। पृष्ठभूमि: वर्ष 2016 में भारत ईरान अफगानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पारगमनीय गलियारे और की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पारगमन और परिवहन गलियारा भारतीय वस्तुओं को पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है और यह गलियारा वर्ष 2009 में भारत द्वारा अफगानिस्तान में निर्मित और जरंद डेलारम राजमार्ग का एक पूरक है। इस समझौते के तहत भारत चाबहार बंदरगाह के विकास के साथ साथ अफगानिस्तान को बंदरगाह से जोड़ने वाले एक स्थल मार्ग को निर्माण हेतु भी प्रतिबंध करता है। चाबहार दाहेदार और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत ने ईरान के साथ कुछ अन्य समझौते भी किए होते हैं और तथा ज्ञातव्य है कि यह रेलवे लाइन चाबहार बंदरगाह से ईरान अफगानिस्तान सीमा तक यात्रा में लगने वाले समय को कम कर सकती है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के इरकॉन रेल मंत्रालय से संबंधित विशेष निर्माण संगठन और तथा ईरान की कंस्ट्रक्शन एंड तथा डेवलपमेंट ऑफ एंड द ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी एंड CDTIC द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए होते हैं। परियोजनाओं से भारत को पृथक करने का कारण अमेरिका प्रतिबंधों के कारण विलंब और भारत में नौकरशाही और कूटनीति बाधाएं और चीन का प्रभाव। संयुक्त व्यापक कार्य योजना से हटने के उपरांत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ईरान पर पुनः प्रतिबंध आरोपित कर दिए होते हैं और हालांकि भारत को इन परियोजनाओं और चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन के विकास हेतु विशेष तथा छूट प्रदान की गई होती है और परंतु फिर भी तथा निम्नलिखित कारणों से परियोजनाओं को हानि हुई होती है और भारी उपकरणों के आयात को वास्तविक स्वीकृति प्रदान करने में अमेरिका में नौकरशाहों द्वारा विलंब करना होता है और US द्वारा लक्षित तथा किए जाने के भय के कारण उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और वित्त पोषण तथा भागीदारों की उपलब्धताओं को सुनिश्चित कर पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। भारत में नौकरशाही और कूटनीतिक बाधाएं, निधियों के तथा वितरण में विलंब होता है, प्रभारी संचार एवं कूटनीति समन्वयन का अभाव होता है आदि जैसे परिचालन तथा अवरोध विद्यमान रहे होते। उदाहरण के लिए ईरान ने भारत के बिना ही तथा फरजाद वी गैप और लॉक के विकास को स्वयं तथा आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। चीन का प्रभाव क्या होता है? एक मत यह भी होता है कि ईरान एक दूसरे के संभावित निवेश और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित तथा चीन ईरान और 25 वर्षीय तथा समझौते का उपयोग कर सकता है। भारत पर तथा संभावित प्रभाव होता है। अफगानिस्तान तक पहुंच होती है। चीन के क्षेत्रीय प्रसार को रोकने में अफगानिस्तान तक पहुंच होती है। भारत ईरान और द्विपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन संबंधित अंतराल चाबहार में भारत की उपस्थिति और प्रभाव एवं भारत को इससे प्राप्त होने वाले लाभ को कम कर सकता है और जिससे कि अफगानिस्तान के साथ भी भारत के संबंध प्रभावित होंगे। चीन के क्षेत्रीय प्रसार को रोकने में भारत सहयोग और आधारित परियोजनाओं में होने वाले विलंब इस तथा क्षेत्र में चीन के विस्तार को सुदृढ़ प्रदान कर सकते हैं और तथा बॉक्स देखें। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बनाए रखने में भारत की अग्रणी भूमिका होती है। दीर्घकाल में चाबहार तथा बंदरगाह और रेलवे तथा परियोजनाओं को प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ संबद्ध करने की परिकल्पना की गई होती है और ज्ञातव्य होता है कि यह गलियारा भू एवं समुद्री मार्गों के माध्यम से मुंबई को मॉस्को से जोड़ेगा। INSTC में भारत के लिए यूरोपीय, रूस और तथा मध्य एशियाई देशों पर अधिक विश्वसनीय और तथा लागत प्रभावी व्यापार मार्ग प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है। ईरान में चीन के प्रभाव में वृद्धि। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? और हाल ही में ईरान चीन ने तथा एक 25 वर्षीय व्यापक तथा रणनीतिक सहयोग समझौते पर अपनी तथा सहमति प्रदान की है। ग्वादर एंड द चाबहार कनेक्टिविटी होता है। बंदर ए तथा दस्क होता है। BRI के तहत चीन वर्तमान में स्टेडियम, औद्योगिक पार्क एवं 5G तथा रेलवे, स्वच्छ तथा ऊर्जा परियोजना आदि विनिर्माण कार्यों के माध्यम से ईरान
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र एवं अन्य मध्य पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। हाल ही में ईरान चीन ने एक 25 वर्षीय व्यापक रणनीतिक सहयोग समझौते पर अपनी सहमति प्रदान की है। इस $400 बिलियन के 25 वर्षीय प्रारूप समझौते के अंतर्गत ईरान के परिवहन, विनिर्माण क्षेत्र और हाइड्रोकार्बन और उद्योगों में आवंटन आदि शामिल है, और जिससे कि ईरान में चीनी कंपनियां और उपकरणों और श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा प्राप्त होगा। ग्वाबर एंड चाबहार कनेक्टिविटी। विगत वर्ष ईरान द्वारा ग्वाहर एवं चाबहार के एकीकरण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और ये ईरान के साथ भारत के सामरिक तथा संबंधों को प्रभावित कर सकता है और तथा चाबहार बंदरगाह के अन्य भारतीय उद्योग को प्रतिबंधित करने के साथ साथ तत्कालीन तथा पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। बंदर ए जस्त क्या होता है? पतन। चाबहार की केवल 350 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस पतन में ईरान ने चीन की भागीदारी हेतु सहमति प्रकट की, और बंदर ए जस्त पतन होता है, और पाकिस्तान जो है वो ईरान तट पर भी चीनी नियंत्रण का विस्तार कर सकता है, और इस क्षेत्र में अन्य चिंतनीय तथा मुद्दे होते हैं। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की वर्धित उपस्थिति होती है। ईरान चाबहार विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के लिए चीन और पाकिस्तान को संभावित निदेशकों के रूप में उपयोग कर सकता है। वर्ष 2019 में चीन, ईरान और रूस के मध्य ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ था। आगे की रहा भारत को तथा शीघ्र कूटनीतिक तथा वार्ताओं और समय पर तथा प्रतिनिधियों के वितरण के माध्यम से विदेशी अवसंरचना परियोजनाओं के अपने कार्यान्वयन तथा लक्ष्यों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। ईरान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत को पारस्परिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए, और तथा क्योंकि भारत ही तथा ईरान का एकमात्र ऐसा साझेदार देश होता है जो कि ईरान में विकास के लिए अमेरिका द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से छूट का लाभ उठा रहा होता है, और अफगानिस्तान में तालिबान तथा अधिग्रहण का विरोध करता है, और BRI के तहत चीन ईरान के बढ़ते संबंधों को निष्प्रभावी करने के लिए भारत द्वारा INSTC वार्ता को पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए होता है। चाबहार बंदरगाह या उसके निकट चीनी निवेश से संबंधित भारतीय चिंताओं से ईरान को अवगत कराने के लिए ईरान के साथ राजनीतिक माध्यमों से संचालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत को ईरान और अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की संस्तुति करने हेतु प्रयास करना चाहिए, और ईरान में भारतीय परियोजनाओं पर अमेरिका प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने वाली एक प्रभावी और स्पष्ट व्यवस्था पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि ईरान ने रेल परियोजनाओं के निर्माण को स्वयं आगे बढ़ाने का निर्णय लिया होता है, और ईरान ने तथा यह वक्तव्य भी जारी किया होता है कि भारत बाद में इस परियोजनाओं में शामिल हो सकता है, और अतः भारत इस परियोजना में भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन, नौकरशाही एवं राजनीतिक माध्यम स्थापित कर इस अवसर का उपयोग कर सकता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस एंड ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड यूनक्लोज किसके रिस्पेक्ट में रहता है, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में परमानेंट एंड कोड ऑफ द आर्बिट्रेशंस एंड PCA ने केरल के 2 मछुआरे की हत्या से संबंधित एनआरिका लेक्सी मामले में अपना निर्णय दिया था। स्थायी तथा मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड PCA से वर्ष 1899 ईस्वी में हैग में संबंध कन्वेंशन फॉर एंड द पैसिफिक एंड द सेटलमेंट एंड ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स द्वारा स्थापित किया गया होता है। ये एक अंतर तथा सरकारी संगठन होता है जो कि राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के विविध तथा संयोजनों को शामिल करते हुए और विभिन्न तथा प्रकार की विवाद और समाधान सेवाएं प्रदान करता है। PCA में 3 हिस्सों वाली एक संगठक संरचना होती है और जिसमें कि निम्नलिखित शामिल होते हैं। एक प्रशासनिक परिषद होती है जो इसकी नीतियों और बजट को देखरेख करती है। मेंबर्स ऑफ द कोड के रूप में ज्ञात स्वतंत्र और समक्ष माध्यमों का एक पैनल होता है और तथा इंटरनेशनल ब्यूरो के नाम से जाना जाने वाला एक सचिवालय होता है जिसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की गई होती है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में स्थित होता है और भारत इसका सदस्य देश होता है। अन्य संबंधी तथ्य, एनरिका लेक्सी मामला वर्ष 2012 में
भारत के पश्चिमी तट पर तथा दो तथा भारतीय मछुआरों की दो इतालवी तथा नौसैनिक तथा द्वारा गोली मारकर तथा की गई तथा हत्या के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। वर्ष 2015 में इटली ने भारत द्वारा हिरासत के लिए दो इतालवी नौसैनिक के विरुद्ध यह मामला दायर किया था और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉ ऑफ द क्लोज के तहत इस मामले को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स ऑफ द लॉ ऑफ द सी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आईटी लॉस ने बाद में इस मामले को पार्लियामेंट परमानेंट एंड कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन को दिया था। भारत का ये दावा होता है कि इस नौसैनिक द्वारा अनक्लोज के तहत प्राप्त नौसैनिक परिवहन की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया था और उन्हें क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायित्व ठहराया जाना चाहिए। भारत के अनुसार यह घटना उसके अभिच्छन और मंडलीय समग्र क्षेत्र के भीतर हुई है और यह उसके क्षेत्र अधिकार में आता है। इस मामले में पीसीए ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया होता है कि भारत इटली से क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार होता है। चूँकि इतालवी नौसैनिक एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और इसलिए वे उन मुक्ति के हकदार होते हैं और भारत को इस नौसैनिक पर अपने क्षेत्र अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पीसीए ने यह निर्दिष्ट किया होता है कि इतालवी पोत द्वारा अनक्लोज के तहत भारतीय नौकाओं और मछली पकड़ने वाले के नौ परिवहन अधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। यह निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती होती क्योंकि भारत अनक्लोज का एक पक्ष का देश होता है। भारत देश ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51C से लेकर के डी के अंतर्गत किए गए प्रयासों की गरिमा को बनाए रखते हुए न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार कर लिया है और इन तथा अनुच्छेदों के तहत यह निर्दिष्ट किया गया होता है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों का सम्मान करना चाहिए और तथा मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनक्लोज के बारे में यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है जिसे कि तृतीय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी क्लोज थर्ड के दौरान अपनाया गया था। इसे वर्ष 1982 में स्वीकार किया गया था और वर्ष 1958 ईस्वी की कन्वेंशन ऑफ द हाई सीज एंड कॉर्ड संधि को इससे प्रतिस्थापित कर दिया गया होता है और वर्ष 1994 ईस्वी में इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया होता है। इसे लॉ ऑफ द सी एंड कन्वेंशन एंड द लॉ ऑफ द सी एंड ट्रीटी भी कहा गया होता है और यह विश्व के महासागरों को राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले उपयोग हेतु राष्ट्रों के अधिकारों व उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है और तथा इससे संबंध व्यवसायों और पर्यावरण एवं और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है। वर्तमान में 169 देश और यूरोपीय संघ इस कन्वेंशन के तहत शामिल होते हैं। भारत द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में इस कन्वेंशन पर तथा हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1995 में इसकी अभी पुष्टि कर दी गई होती है। अनक्लोज के तहत विवाद समाधान तथा तंत्र होता है। अनक्लोज समुद्री तथा सीमाओं के संबंध में एक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता होता है और जिसके तहत सदस्य देश विवादों के निपटान हेतु निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और यथा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड फोर एंड द ऑफ द सी एंड इट लॉस एंड अंतर्राष्ट्रीय तथा न्यायालय इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस एंड द आर्बिट्रल एंड द ट्रिब्यूनेशन एंड तथा अपशिष्ट 7 अनक्लोज के अनुसार गठित होता है। स्पेशल तथा ऑर्बिट्रल एंड द यूनाइटेड स्पेशल ऑर्बिट्रल एंड द ट्राइब्यूनल्स परिशिष्ट 8 अनक्लोज के अनुसार गठित है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए इस कन्वेंशन द्वारा 3 नए सदस्यों का गठन किया गया था। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एंड फॉर द लॉ ऑफ द सी आईटी लॉस। यह अनक्लोज द्वारा कन्वेंशंस के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों की व्याख्या एवं अनुप्रयोगों से संबंध विवादों के निर्णय हेतु स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय होता है। कन्वेंशन से संबंध विवादों में शामिल होता है और तथा समुद्री जीवित संसाधनों से संबंधित विवाद और समुद्री क्षेत्रों के परिसीमन और तथा संरक्षण एवं परिरक्षण, नौ संचालन, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन एवं समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधित मुद्दे होते हैं। इसे 21 स्वतंत्र तथा सदस्यों के सहयोग से गठित किया गया होता है। विवादों की सुनवाई हेतु कन्वेंशन के तथा पक्षकार तथा देशों के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय उपक्रम और निजी संस्थाएं भी अपील तथा दायर कर सकती हैं।
इंटरनेशनल सीवेट एंड तथा अथॉरिटी ISA यह किंगस्टन और तथा जमैका में स्थित एक अंतर तथा सहकारी तथा निकाय होती है और जिसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एन द्वारा स्थापित किया गया होता है। ये राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र होता है जो कि अधिकांश महासागरों में अवस्थित होता है और तथा में सभी तथा खनिज तथा संबंध और गतिविधियों के तथा क्रियान्वयन और विनियमन और तथा नियंत्रण हेतु अधिदेशीय होती है। अनक्लोज 1982 ईस्वी के सभी तथा पक्षकार देश ISA के सदस्य होते हैं। कमीशन ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंड द कन्वेंशन एंड सेल्फ क्या रहती है? ऐसे किसी तरह तटीय राज्य के 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय समग्र तट की वहाँ सीमाओं के निर्धारण में मुख्य तथा रूप से दो महत्वपूर्ण भूमिकाओं के निर्वहन हेतु निर्दिष्ट किया गया होता है। 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय और तथा समग्र तट क्षेत्र से संबंधित तटीय राज्य के दावे का मूल्यांकन करता है और अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए के दौरान तटीय तथा राज्य को वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श प्रदान करता है और इसमें 21 सदस्य शामिल होंगे जो विज्ञान, भूभौतिकी या हाइड्रोग्राफी और जल राशि और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष होंगे और जो कि कन्वेंशन के तहत सदस्य राष्ट्रों द्वारा पक्षकार देशों से ही तथा चयनित किए जाएंगे। अनक्लोज द्वारा समुद्री तथा क्षेत्रों को 5 मुख्य जोन्स में विभाजित किया गया होता है। तटीय राज्य तथा द्वारा आधिकारिक तथा तौर पर तट के साथ एक आधार रेखा होती है। बेस लाइन तथा नामक निम्न तथा जल रेखा का निर्धारण किया गया होता है। अंतर्राष्ट्रीय जल, सागरीय, प्रादेशिक जल और समग्र जल और अनंत तथा क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आंतरिक जल क्या होता है? ये आधार रेखा से भूमि की और स्थित जल क्षेत्र होता है जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई का मापन किया जाता है और प्रत्येक तटीय राज्य का अपने भूक्षेत्र की भांति ही अपने आंतरिक तथा जल पर भी तथा पूर्ण अधिकार होता है और जैसे खाड़ियाँ, बंदरगाह, प्रादेशिक नदियाँ और तथा झीलें जो कि समुद्र से जुड़ी हुई होती है। प्रादेशिक सागर क्या होता है? टेरिटोरियल सी। इसके तहत आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक विस्थापित क्षेत्र शामिल होता है। तटीय राज्य का प्रादेशिक सागर पर भी तथा पूर्ण अधिकार होता है। ये अधिकार न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तल और तथा उद्योग भूमि और यहाँ तक कि हवाई क्षेत्र तक विस्थापित होता है। समग्र क्षेत्र क्या होता है? इसके तहत बेस लाइन से समुद्र की ओर 24 nm तक विस्तारित क्षेत्र शामिल होता है। ये प्रादेशिक समुद्र और उच्च सागर के बीच स्थित एक मध्यवर्गीय क्षेत्र होता है और तटीय राज्य को अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय समुद्र के भीतर राजकोषीय अप्रवासन, स्वच्छता और सीमा शुल्क और कानूनों के माध्यम उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रादेशिक समुद्र के विपरीत समग्र क्षेत्र राज्य को केवल समुद्र की सतह और तल पर भी अधिकार क्षेत्र प्रदान करना होता है, परंतु ये हवाई एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अधिकार उपलब्ध नहीं कराता है। अनन्य वार्षिक क्षेत्र क्या होता है? एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन EEZ। प्रत्येक तटीय राज्य अपने प्रादेशिक सागर के परे और सन्निकट क्षेत्र का EEZ के द्वारा के रूप में दावा कर सकता है जो कि इसकी आधार रेखा से 200 nm तक विस्तारित होता है। EEZ के भीतर तटीय राज्य समुद्री तल और उद्योग भूमि पर पाए जाने वाले जीवित एवं निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। तटीय राज्यों को जल एवं जल धाराओं और वायु आधारित ऊर्जा के उत्पादन के संबंध गतिविधियों के गंतव्य का तथा अधिकार प्राप्त होता है। प्रादेशिक समुद्र और संलयन क्षेत्र के विपरीत EEZ केवल ऊपर तथा उल्लिखित होता है और संसाधनों के दोहन संबंधित अधिकारों की ही तथा अनुमति प्रदान करता है। ये एक तटीय राज्य को कुछ तथा विशेष तथा परिस्थितियों को छोड़कर नौ तथा संचालन या ओवर तथा फ्लाइट की स्वतंत्रता को परिबंधित या सीमित तथा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। उच्च सागर क्या होती? EEZ से परे सागरीय सतह और जल तथा पृष्ठों को उच्च तथा सागर के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर होते हैं, अर्थात इन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। राज्यों द्वारा इन क्षेत्र में केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों की परियोजनाओं और गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है, जैसे कि परागम, समुद्री विज्ञान, सागरीय नितल से संबंधित अन्वेषण। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक बहुआयामी और तथा निर्धनता सूचकांक 2020 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2020
सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड तथा निर्धनता एवं मानव विकास पहल ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वर्ष 2020 के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रकाशन किया गया होता है। वैश्विक MPI क्या होती है? MPI निर्धनता के मामले में निर्धन लोगों का अनुदान एवं निर्धनता की गहनता और निर्धन लोगों में तथा अभाव का औसत स्कोर का परिणाम होता है और अतः यह दोनों घटकों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। MPI का मान होता है 0 से लेकर के 1 के मध्य होता है और उच्च तथा मान का आशय होता है उच्च निर्धनता से होता है। इसके अंतर्गत 10 तथा विभिन्न संकेतकों में वर्गीकरण तथा प्रत्येक व्यक्ति की तथा वंचनाओं को समान तथा भारांश तथा वाले 3 तथा आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर परीक्षण किया जाता है। और इन्फोग्राफिक देखें, यह निर्धन व्यक्ति एवं उसकी निर्धनता के कारणों को चिन्हित करता है। वैश्विक MPI ने लोगों की गुणवत्ता बहुआयामी निर्धनता के रूप में तब की जाती है और जब वे 10 में से 1/3 या उससे अधिक तथा संकेतकों में वंचित पाए जाते हैं। प्रत्येक संकेतकों को इसके आयामों के अंतर्गत समान भारांश प्रदान किया गया है। इसलिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संकेतकों में प्रत्येक का भारांश 1/6 है। MPI निर्धनता के स्तर और प्राकृतिक दोनों की तथा जानकारी के साथ यह इंगित करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है कि निर्धनता कहाँ और कैसे प्रकट होती है। ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI यह ऑक्सफोर्ड तथा विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के अंतर्गत अवस्थित एक आर्थिक और तथा अनुसंधान केंद्र होता है। OPHI का उद्देश्य होता है लोगों के अनुभवों और मूल्यों के आधार पर बहुआयामी निर्धनता को कम करने के लिए अधिक व्यवस्थित परिस्थितियां या आर्थिक ढांचे का निर्माण करना और उसे प्रोत्साहित करना होता है। OPHI इस दिशा में निर्धनता मापन को व्यापक बनाने और निर्धनता से संबंधित आंकड़ों को सुधार करने और क्षमता निर्माण और नीतियों को प्रभावित करने जैसे साधनों के माध्यम से कार्य करती। OPHI का कार्य समर्थन द्वारा प्रतिपादित क्षमता संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित होता है तथा यह वास्तविक साधनों की रचना करके इस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने का कार्य करती है। इस प्रकार ये साधन या उपाय निर्धनता कम करने हेतु नीतियों को प्रेरित करते हैं। अन्य मॉडल की अपेक्षा MPI किस प्रकार बेहतर है? बहुआयामी दृष्टिकोण बेहतर, श्रेष्ठतम तुलना और आय आधारित निर्धनता मापन का पूरक। बहुआयामी दृष्टिकोण MPI बहुउद्देशीय घरेलू सर्वेक्षण की उपलब्धता से लाभ प्राप्त करता है जो कि समान सर्वेक्षण से अलग अलग तथा आयामों के आंकड़ों को तैयार करने की अनुमति प्रदान करता है। यह उन लोगों की पहचान करने में सहायक होता है जो कि बहुआयामी, अपनी व्यापी और तथा वंचनाओं का अनुभव कर सकते हैं। MPI ने मानव तथा निर्धनता सूचकांक को प्रतिस्थापित किया होता है और जिसका वर्ष 1997 से लेकर 2009 के दौरान उपयोग किया गया है। श्रेष्ठतम तुलना क्या होती है? MPI नीति के लिए उपयोगी पहलुओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों और जातीय समूहों या अन्य तथा जनसंख्या उप तथा समूहों के मध्य बहुआयामी निर्धनता की संरचना को व्यक्त कर सकता है। HPI यह तथा अभिव्यक्त करने में सब विफल रहा होता है और कौन से विशिष्ट लोग, परिवार या लोगों के बृहत तथा समूह निर्धन होते हैं और आय तथा आधारित निर्धनता मापन का पूरक होता है। आय तथा आधारित निर्धनता के आंकड़े अलग अलग तथा सर्वेक्षण से प्राप्त होते हैं और तथा इन सर्वेक्षणों में स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि की जानकारी प्रायः तथा उपलब्ध नहीं होती है। लोग निर्धनता रेखा के ऊपर हो सकते हैं और लेकिन आवास तथा जैसी तथा आवश्यकताओं से अभी भी तथा वंचित हैं। MPI एवं कोविड-19 ने MPI के तथा 2 संकेतकों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, यथा पोषण एवं तथा विद्यालय ने तथा बच्चों की उपस्थिति बहुआयामी तथा निर्धनता से निपटने से तथा प्रगति और तथा प्रकट की होती अवरोधन तथा शारीरिक तथा दूरी के उपाय और चिकित्साओं के नियमित तथा दौरे से कोविड-19 के प्रति बच्चों के संपर्क में आ जाने की माता पिता की चिंताओं के कारण नियमित प्रतिरक्षण तथा कम होगा और जिससे बहुआयामी निर्धनता संभावित रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। MPI 2020 की प्रमुख विशेषताएं या निष्कर्ष। वैश्विक MPI के वर्ष 2020 के संस्करण में 107 देशों एवं विकासशील तथा क्षेत्रों में निवास करने वाले 5.9 अरब
लोगों की तथा सम्मिलित तथा किया गया होता है और 107 तथा विकासशील देशों के 1.3 तथा बिलियन लोग 22% बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करते हैं और उनमें से 82.3% लोग कम से कम तथा 5 तथा संकेतकों में एक साथ तथा वंचित रहते हैं और बहुआयामी निर्धन लोगों में से आधे 64.4 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम आयु के तथा बच्चे होते हैं। वयस्कों में 6 में से 1 तथा निर्धन की तुलना में 3 से एक बच्चा बड़ा निर्धन होता है। 10.7 करोड़ तथा बहुआयामी निर्धन लोगों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होती है और कोविड-19 के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण आंकड़ा है। लगभग 84.3% बहुआयामी निर्धन बहुआयामी तथा निर्धन लोगों के निर्धनता मापन में अंतर होता है और जिसे कि सर्वेक्षण के बीच जितने वर्ष होते हैं उससे विभाजित किया जा सकता है। बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक कमी भारत में दर्ज हुई होती है और जहां वर्ष 2005 से 2006 में से वर्ष 2015 से लेकर 2016 के मध्य में लगभग 273 मिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकल गए हैं। भारत ने इस तथा अवधि में अपने MPI मान को भी आधा कर दिया है और हालांकि वर्ष 2018 तक 37.37 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सतत विकास लक्ष्यों की तुलना में MPI के उपयोग के लाभ MPI की गणना में बहिष्करण तथा किसी की तथा छूटने की तथा संभावना नहीं होती। MPI तथा बहु विश्लेषण तथा पक्ष अलग अलग तथा समूहों और उदाहरणों के लिए तथा उपराष्ट्रीय क्षेत्रों के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों और तथा अन्य तथा समूहों जैसे कि बच्चों और तथा जातीय तथा समूह एवं तथा जाति के आधार पर निर्धनता की तथा प्रगति पर तथा अवलोकन करता होता है। प्रगति की निगरानी होती, एकीकृत एवं तथा समन्वय नीति होती, सार्वभौम तथा प्रासंगिकता। प्रगति की तथा निगरानी MPI तथा बहुआयामी निर्धनता पर अधिक तथा समय तक तथा नज़र रखता है और उसकी तथा तुलना रखता है और देश के तथा भीतर क्षेत्रों व समूहों की तथा तुलना अपने में तथा राष्ट्रीय MPIs का उपयोग किया जाता है और क्षेत्रीय वैश्विक MPI से तथा देशों के मध्य की तुलना की जा सकती है। एकीकृत व समन्वय नीति MPI का उपयोग वरिष्ठ तथा नीति और निर्धनताओं द्वारा नीतियों के समन्वयन के लिए तथा नीतियों के निर्धनों पर प्रभाव को समझने एवं नज़र रखने के लिए किया जाता है। सार्वभौमिक तथा प्रासंगिकता क्या होती है? राष्ट्रीय व क्षेत्रीय तथा MPIs और तथा आवश्यकताओं एवं नीतिगत तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित होता है और इसके द्वारा मध्यम या तथा अत्यधिक तथा निर्धनता पर तथा ध्यान केंद्रित किया जाता है और प्रासंगिक तथा मूल्य व परिभाषाओं को दर्शाया जाता है। MPI की सीमाएं क्या होती? कम संवेदनशीलता और तथा बहुआयामी निर्धन माने जाने के लिए तथा किसी परिवार के लिए आवश्यक होता है कि वह तथा कम से कम तथा जीवन स्तर के तथा 6 संकेतों या जीवन तथा स्तर के तथा 3 तथा संकेतों और तथा स्वास्थ्य या शिक्षा में से किसी एक तथा संकेत से वंचित हो और तथा यह तथा आवश्यक तथा MPI को तथा मामूली अशुद्धियों के प्रति तथा कम संवेदनशील बनाते हैं। असमानता की पहल तथा करने में समर्थन होता है। MPI तथा निर्धनता के तथा अनुभव की गहनता को सम्मिलित तथा करने के लिए कुल तथा गणना से तथा बहुत तथा व्यापक होती है, लेकिन यह गरीबों के तथा मध्य असमानता का मापन नहीं करता है। परिवार के भीतर तथा असमानताओं को पहचानने में तथा असमर्थ होता है। परिवार के तथा भीतर असमानताएं तथा गंभीर हो सकती हैं, लेकिन इनको ठीक तरीके से तथा दर्शाया नहीं जा सकता होता है क्योंकि सभी तथा संकेतों के लिए एकल तथा स्तर की सूचना उपलब्ध नहीं होती। आंकड़ों की तथा अनुपलब्धता होती। अलग अलग तथा देशों के मध्य MPI की तथा तुलना करने की कुछ तथा सीमाएँ होती है। प्रस्तुत किए जाने वाले तथा अनुमान सार्वजनिक तथा रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर तथा आधारित होते हैं और तथा सभी तथा देशों के पास सभी संकेतकों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है और इसलिए निर्धनता के तथा मामले में बेहतर और अधिक नियमित तथा आंकड़े की तत्काल तथा आवश्यकता होती है। वैश्विक तथा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI एवं तथा सतत विकास लक्ष्य होता है SDG। यह 10 संकेतकों में तथा एक ही तथा परिवार के तथा लोगों के तथा आपस में तथा संबंधित तथा आयामों को तथा दर्शाता होता है और तथा SDG 1 तथा शून्य निर्धनता और तथा शून्य तथा भुखमरी, उत्तम तथा स्वास्थ्य एवं तथा खुशहाली और तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तथा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य तथा
स्वच्छ जल एवं तथा स्वच्छता और तथा वहनीय एवं तथा स्वच्छ ऊर्जा और 11 तथा संधारणीय तथा शहर एवं समुदाय संबंधित होते हैं। MPI एवं तथा प्रतिरक्षण के होता है। बेसिक MPI के मान एवं डिप्थीरिया और टिटनेस एवं काली खांसी और तथा DTP3 और तथा वैक्सीन की कवरेज के मध्य नकारात्मक सामान्य व सांख्यिकी तथा रूप से महत्वपूर्ण सह संबंध होता है। 60% बच्चे जिनका टीकाकरण तथा नहीं हुआ होता है वे केवल 10 तथा लोगों से संबंधित होते हैं और तथा 40% तथा ऐसे बच्चे तथा जिन्हें DTP3 का टीका तथा नहीं दिया गया होता है वे केवल तथा 4 देशों यथा तथा नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में निवास करते हैं। MPI एवं शिक्षा क्या होती है और उप सहारा तथा अफ्रीका देशों में बहुआयामी तथा निर्धनता एवं वर्षों से तथा विद्यालय जाने से वंचित लोगों का प्रतिशत तथा सर्वाधिक होता है। MPI और तथा शहरी ग्रामीण विभाजन उदाहरण के लिए दक्षिण तथा एशिया में कुछ तथा जनसंख्या का 29.2% तथा बहुआयामी निर्धनता के दायरों में आता है और वहीं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 37.6% होता है। MPI और तथा जलवायु परिवर्तन एवं तथा पर्यावरण होता है। निर्धन एवं तथा सुविधा विहीन लोगों पर दोगुना बोझ होता है और उन पर कम पर्यावरण तथा संकट का खतरा सर्वाधिक होता है और तथा उन्हें आंतरिक तथा वायु प्रदूषण SDG 3.9 एंड स्वच्छ जल का तथा अभाव होता है SDG 6.1 होता है और तथा परिसर सफाई तथा व्यवस्था SDG 6.2 से तथा संबंध होने वाले तथा पर्यावरण की तत्कालीन और तथा खतरों का सामना तथा करना पड़ता है। उपसार अफ्रीका में पर्यावरण और तथा संबंधित संकेतकों का अभाव तथा सबसे तीव्र होता है और कम से कम तथा 53.9% जनसंख्या बहुआयामी निर्धन होती है और उन्हें कम से कम तथा एक पर्यावरण संबंधित अभाव का सामना करना पड़ता है। MPI और तथा कार्य एवं तथा रोजगार MPI के मान एवं तथा बाल श्रम के मध्य मजबूत तथा संध होती है और कहीं तथा विकासशील तथा देशों में कृषि तथा संबंधित रोजगार एवं सकल रोजगार तथा वृद्धि एवं निर्धनता को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। रेलवे में निजी भागीदारी क्या होती है, सुर्खियों में क्यों है? रेल मंत्रालय ने 151 आधुनिक तथा ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया होता है और इसके तहत 109 मार्गों और रोड पर तथा आरंभिक बिंदु से लेकर के गंतव्य स्थल ओरिजिनल तथा डिज़ाइन तथा ओडी और तथा यात्री ट्रेन तथा सेवाओं के परिचालन हेतु निजी तथा क्षेत्र को आमंत्रित किया गया होता है। भारतीय रेलवे IR तथा वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी तथा यात्री एवं तथा चौथी तथा सबसे बड़ी माल तथा ढुलाई वाली तथा रेलवे परिवहन प्रणाली होती। वर्ष 2015 में तथा विवेक देवराय समिति ने यह अनुशंसा तथा की होती है कि मालगाड़ी या तथा यात्री तथा दोनों तथा प्रकार की तथा ट्रेनों के परिचालन हेतु निजी कंपनियों को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए होती है और निजी तथा प्रदेशों को तथा अनुमति प्रदान करने और संबंधित विचार निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में तथा रख कर तथा लिए गए होते हैं और जो कि तथा विकास तथा प्रोत्साहन और तथा सेवाओं में सुधार के लिए उद्देश्य होते हैं। नए तथा संचालनों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए निजीकरण नहीं अपितु उदारीकरण के माध्यम से भारतीय रेलवे में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होता है। यह भी तथा नोट किया गया होता है कि यात्री बेहतर यात्रा गुणवत्ता एवं तथा सुविधाओं की सुगम तथा उपलब्धता की स्थिति में अधिक तथा भुगतान करने के लिए तैयार होते हैं। फलस्वरूप तथा सरकार की अधिकांश तथा शेयरधारिता वाले भारतीय रेलवे खानपान और तथा पर्यटन निगम और लिमिटेड को तेजस पायलट परियोजनाओं के रूप में के संचालन का तथा कार्य सुपुर्द कर दिया गया होता है। यह एक ऐसी तथा पहली ट्रेन होती है और जिसे कि गैर रेलवे संचालन द्वारा संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई होती है। हमें तथा अधिक तथा निजी भागीदारी की आवश्यकता होती क्यों है? भारतीय रेलवे की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जैसे कि तथा मांग पूरी करने में तथा समर्थता होती है। रेलवे बोर्ड के अनुसार होती क्षमता के अभाव में वर्ष 2019 से लेकर के 20 के दौरान 5 करोड़ इच्छुक यात्रियों को समायोजित नहीं किया जा सकता होता है और गर्मियों और तथा त्यौहार के तथा मौसम के दौरान आपूर्तियों से 13.3% अधिक यात्रा की मांग की गई होती है और आधुनिकीकरण का अभाव एवं निशस्त्रीकरण सेवाएं यात्रियों को प्रदान की जाने वाली अधिकांश तथा सेवाओं को निशस्त्रीकरण माना जाता है। उदाहरण के लिए निशस्त्रीकरण स्वच्छता, भोजन गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधित मुद्दे और विलंब आदि। परिवहन तथा क्षेत्र
में रेलवे की घटती हिस्सेदारी होती है। सड़क तथा परिवहन की तुलना में अधिक तथा मित व्ययी तथा माध्यम होने पर भी तथा परिवहन तथा संचार के वर्तमान तथा विकल्पों में रेलवे की हिस्सेदारी कम होती जा रही होती। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा संपादित तथा एक विश्लेषण तथा दर्शाता होता है कि यात्रा के तथा अन्य साधनों के उपयोग की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति में निरंतर बढ़ोतरी के कारण आर्थिक तथा वृद्धि प्रभावित हुई होती है और तथा यह सकल तथा घरेलू उत्पाद GDP के 4.5 के तथा समतुल्य होती है। और सब यात्री तथा सेवाओं में भारतीय रेलवे IR की हानि होती है। और जहां एक और तथा यात्री ट्रेनों का किराया कम होता है और इन तथा ट्रेनों में यात्रियों के लिए क्रॉस तथा सब्सिडी प्रदान की जाती है, वहीं दूसरी ओर मालगाड़ी में तथा माल ढुलाई के लिए यात्री ट्रेनों के तथा सापेक्ष उच्च तथा माल भाड़ा वसूला जाता है और यह माल ढुलाई के तथा विकास को तथा प्रतिकूल तथा रूप से प्रभावित किया जाता है। संसाधनों की आवश्यकता क्या होती है? रॉकेट तथा राकेश तथा मोहन तथा समिति ने तथा यह निर्दिष्ट किया होता है कि विगत तथा कुछ तथा दशकों 1991 से 2002 से भारतीय तथा रेलवे प्रस्तुत तथा निवेश के अभाव और दुर्लभ तथा संसाधनों की अनुपयुक्त और तथा आवंटन और बढ़ती तथा ऋणग्रस्तता और तथा निम्न स्तरीय तथा ग्राहक सेवाएं एवं तेजी से तथा विकृत तथा होती आर्थिक तथा दुष्चक्र में तथा फंस गई होती है। हालिया पहल के बारे में होता है। भारतीय तथा रेलवे तथा नेटवर्क पर तथा यात्री तथा ट्रेनों के संचालन हेतु तथा निजी निवेश आधारित तथा यह प्रथम पहल तथा होगी और तथा इसके तहत तथा 30,000 तथा करोड़ तथा रुपये के निवेश तथा होने एवं तथा वर्ष तथा 2000 तथा 23 तक इसके प्रारंभ होने की संभावना होती है। उद्देश्य के होते कम तथा रखरखाव की तथा आवश्यकता वाले आधुनिक तथा प्रौद्योगिकरण की तथा रोलिंग स्टॉक का तथा समावेश होता है। अब आगमन की तथा समय में तथा कमी लाना होता है। रोजगार तथा सृजन को बढ़ावा देना होता है। उन्नत सुरक्षा प्रदान करना होता है। यात्री को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करना होता है। यात्री परिवहन तथा क्षेत्र में मांग तथा आपूर्ति अंतराल को कम करना होता है। और भारतीय रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत 109 आरंभ तथा गंतव्य ओडी तथा मार्गों को 12 तथा समूह में गठित किया गया होता है। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे और ट्रेनों को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत इन इन्विटेशंस तथा जिसे की तथा आधिकारिक तथा रूप से अंतरम अर्हता और संबंधित अनुरोध के रूप में जाना जाता है और जारी किया गया होता है। और इसके तहत कोचों डिब्बों का विनिर्माण और भारत में किया जाएगा और निजी नीति के तहत निर्दिष्ट विकल्पों के अनुसार स्थानीय घटकों का उपयोग किया जाएगा। निजी संस्थाओं की जिम्मेदारी। ये ट्रेनों के वित्त पोषण और खरीद और संचालन एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी और निजी संस्था द्वारा ट्रेनों के संचालन में संबद्धता और विश्वसनीयता, ट्रेनों के रखरखाव को जैसे कि तथा प्रमुख तथा प्रदर्शन तथा संकेतकों का अनुमान किया जाएगा। निजी कंपनियों को ट्रेनों के किराए और तथा उसके तथा ठहराव स्थल और तथा इन तथा ट्रेनों में प्रस्तावित तथा सेवाओं के समूह को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी। ट्रेनों के तथा चालक एवं तथा गार्ड रेलवे के अधिकारी होंगे और जो कि इन ट्रेनों को संचालित करेंगे और ट्रेन की तथा बुनियादी ढांचे के रखरखाव आदि कार्य करेंगे और ट्रेनों को सुरक्षा संबंधित अनुमति प्रदान करने का कार्य सब भारतीय रेलवे द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करने के लिए निर्दिष्ट तथा ढुलाई तथा शुल्क एवं तथा शुष्क और ऊर्जा तथा शुष्क के तथा रूप में भुगतान की तथा अतिरिक्त अर्जित तथा राजस्व हिस्सेदारी प्रदान करने की तथा बदले में निजी क्षेत्र को 35 वर्ष की तथा अवधि के लिए इन ट्रेनों के तथा संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस प्रवाह के विरोध में तथा तर्क होता है। स्वतंत्र तथा नियामक की अनुपस्थिति होती है। रेलवे एक तथा जन सेवा होती है। रोकड़ तथा समिति अंशकाओं की तथा यदि तथा भारतीय रेलवे तथा स्वयं ही तथा नियामक की तथा भूमिका निभाती होती है। किसी स्वतंत्र तथा नियामक की तथा अनुपस्थिति तो होती है तो यह तथा प्रतिस्पर्धा और तथा निजी क्षेत्रों के तथा हितों के लिए हानिकारक होगा। यदि कोई तथा इकाई प्रभावी तथा रूप से नीति निर्माता और तथा नियामक एवं सेवा प्रदाता होती है और तो इससे तथा हित संघर्ष एवं तथा उत्पन्न होगा और जैसा कि तथा विवेक देवराय समिति द्वारा दर्शाया गया होता है, इससे भ्रष्टाचार भी तथा उत्पन्न हो सकता है। और क्योंकि निजी तथा संचालन किसी भी तथा समस्या को हल करने के लिए तथा प्रलोभन रिश्वत देने का तथा प्रयास कर सकते होते हैं और सरकार ने प्रतिस्पर्धा व दक्षता
को बढ़ावा देने और तथा उपभोक्ताओं और कल्याण और तथा सुनिश्चित करने के लिए रेल तथा विकास प्राधिकरण की तथा स्थापना को स्वीकृति तथा प्रदान कर दी होती। हालांकि इनकी तथा प्रकृति सलाहकारी होगी और तथा परिचालन तथा मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए तथा अधिक तथा शक्तियों की आवश्यकता होगी। रेलवे एक जन सेवा होती है। रॉकेट तथा मोहन समिति की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के निजीकरण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ये दर्शाते होते हैं कि अत्यधिक तथा कठिन एवं विवादास्पद तथा विषय होता है। और उदाहरण के लिए तथा जब तथा यूनाइटेड किंगडम ने तथा अपने रेलवे का तथा निजीकरण किया होता है तो इससे तथा इसने तथा पटरियों और तथा मार्गों सहित तथा परिसंपत्तियों में किए जाने वाले निवेश को तथा कम कर दिया होता है और जिसके कारण तथा अपसंरचनात्मक तथा निवेश तथा अत्यंत कम हो गया होता है। और अनुचित तथा प्रतिस्पर्धा रेलवे में तथा माल ढुलाई एवं तथा राजस्व के माध्यम से यात्री किराए पर तथा क्रॉस तथा सब्सिडी प्रदान करने की प्रवृत्ति तथा रही होती है। और इस कारण तथा मूल्य तथा निर्धारण तथा वस्तु तथा लागत से भी तथा कम हो जाता है, जिससे निजी प्रतिभागियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा। और मुख्य तथा मार्गों पर उच्च तथा परिचालन एवं तथा क्षमता से अधिक तथा उपयोग चूँकि भारत में तथा यात्री एवं माल ढुलाई तथा होने ही दोनों ही तथा कार्य एक ही तथा पटरियों पर तथा किए जाने चाहिए और तथा इसलिए गति एवं तथा क्षमता बढ़ा पाना अत्यंत कठिन हो रहा होता है। और हालांकि यह तथा देखा जाता होता है कि अभी शेष है कि तथा क्या तथा समर्पित तथा माल और तथा धुलाई और तथा गलियारे से पर्याप्त क्षमता से वृद्धि होगी या नहीं। भारतीय रेलवे में स्वर्णिम तथा चतुर्भुज और उसकी तथा विकर्ण और तथा मार्ग रेलवे की तथा कुछ तथा मार्ग का तथा केवल तथा 15% होता है, लेकिन यह तथा पैसेंजर्स तथा ट्रैफिक के 52% और तथा कुल तथा माल का धुलाई की तथा 58% का परिवहन करते हैं। और आगे की रहा स्वतंत्र नियामक की तथा स्थापना करना होता है। और जैसा कि तथा विवेक देवराय तथा समिति जैसी तथा विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा अनुशंसित किया गया होता है, ऐसे नियामक की आवश्यकता होती है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करे और संतुलन को तथा दूर करने के लिए तथा वर्तमान अवसंरचना को बेहतर उपयोग और क्षमता और उपयोग में तथा सुधार के लिए चल रही तथा परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं के तथा समय पर तथा पूरा होने से अधिक राजस्व के तथा सृजन को बढ़ावा मिलेगा और शुल्क तथा संरचनाओं और तथा सब्सिडियों को तथा युक्ति तथा संगत बनाना होगा। और तथा यात्री और तथा माल ढुलाई खंडों को तथा संचालित तथा करने के लिए तथा भारतीय रेलवे की तथा मूल्य तथा निर्धारण और तथा मॉडल की तथा समीक्षा की जानी चाहिए। और साथ ही दक्षता एवं तथा गुणवत्ता में एक साथ तथा सुधार करने पर तथा ध्यान दिया जाना चाहिए। गुणवत्ता और कम लागत तथा प्रक्रिया को सुनिश्चित करना होता है। और भारतीय रेलवे तथा पहले चरण के तथा रूप में संपूर्ण तथा उत्पादक इकाई तथा संयोजक को निगरानी तथा कर सकती होती है। और तथा यह कोचों और इंजनों के तथा विनिर्माण में तथा बेहतर प्रौद्योगिकी की अंगीकृत करने के लिए सर्वाधिक निजी तथा भागीदारी को तीव्रता प्रदान कर सकती है। दक्षता सुनिश्चित करने की एक और विधि यह होती है कि रेलवे के विभिन्न समेकित तथा खंडों जैसे कि रोलिंग स्टॉप, सेंट्रिक एंड स्टेशन, खान पान, सफाई जैसी यात्री सेवाओं के स्वामित्व एवं प्रबंधन को विभिन्न संचालकों को प्रदान किया गया होता है। विद्युत तथा वितरण कंपनी का निजीकरण क्या होता है सुर्खियों में, क्योंकि केंद्र सरकार जनवरी 2021 तक संघ राज्य क्षेत्र और यूटीएस में विविध विद्युत तथा वितरण कंपनियों और डिस्काउंट का तथा निजीकरण करने की योजना बनी होती है। भारत में विद्युत तथा क्षेत्रक का अवलोकन क्या होता है। विद्युत उत्पादन और तथा पारेषण और तथा वितरण तथा वस्तु तथा विद्युत तथा क्षेत्रक में समाविष्ट 3 तथा प्रमुख तथा प्रक्रियाएं तथा होती हैं। और विद्युत उत्पादक होता है, पारेषण होता है और वितरण होता है। विद्युत उत्पादक हेतु भारत की तथा स्थापित तथा क्षमता में 8.9% की चक्र वृद्धि ब्याज दर, वार्षिक वृद्धि दर और तथा CR दर्ज की गई होती है। और जो कि वर्ष 2006 और वर्ष 2018 के मध्य 124 गीगावाट से बढ़कर 344 तथा गीगावाट हो गई होती है। भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश होता है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित विश्व तथा ऊर्जा सांख्यिकी के तथा अनुसार वर्ष 2007 में 17 में प्रति तथा व्यक्ति खपत के मामले में भारत 106वें तथा स्थान पर रहा होता है। और पारेपण तथा उत्पादित तथा विद्युत की उपभोक्ताओं तक तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पारेपण तथा लाइनों और पारेपण तथा टायरों के माध्यम से सेकंड तथा किलोमीटर से तथा अधिक दूरी पर तथा स्थित तथा लॉट तथा केंद्रों तक विद्युत को परिक्षेपित तथा किया जाता होता है। और तथा यह चरण विद्युत तथा उत्पादक को अंतिम उपभोक्ताओं के साथ जोड़ता है। पारेपण के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2012 से लेकर 2018 के तथा मध्य में 7.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक तथा वृद्धि दर के साथ भारत ने तेजी से तथा प्रगति की होती है। और जिससे कि भारत की
पारेषण तथा लाइन क्षमता बढ़कर 39 लाख CKM सर्किट तथा किलोमीटर हो गई होती। वितरण क्या होता है? तीसरे चरण में विद्युत तथा वितरण कंपनियां डिस्काउंट और तथा देश के कोने कोने में सभी तथा उपभोक्ताओं तक विद्युत के तथा वितरण को सुनिश्चित करती होती है और संघ राज्य क्षेत्रों में तथा इन तथा डिस्काउंट का तथा प्रशासन तथा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य में तथा इनका प्रशासन तथा संबंधित राज्य सरकार करती है। और निजी तथा डिस्काउंट भी तथा भारत में तथा परिचालन तथा रत होता है, लेकिन वे कुछ तथा शहरों तक ही तथा सीमित होती है, जैसे कि दिल्ली में टाटा तथा पावर तथा दिल्ली और तथा डिस्ट्रीब्यूशन और तथा लिमिटेड और मुंबई में तथा रिलायंस एनर्जी लिमिटेड। विद्युत क्षेत्र के तथा समक्ष तथा मौजूद अन्य प्रमुख तथा चुनौतियाँ क्या होती हैं और ईंधन तथा सुरक्षा संबंधी तथा चिंताएं क्या होती है? लोगों उद्योगों की तथा समक्ष तथा बढ़ती ईंधन तथा उपलब्धता संबंधी चुनौतियों के कारण तापीय क्षमताएं वर्धित होती है और जबकि तथा गैस की तथा अनुपलब्धता के तथा कारण 20,000 तथा मेगावाट से अधिक क्षमताओं के तथा गैस तथा आधारित संयंत्र निष्क्रिय पड़े हुए होते हैं और कोल तथा इंडिया लिमिटेड CIL द्वारा कोयलों की तथा आपूर्ति को कोयलों की तथा वास्तविक तथा आवश्यकता और कोयला आधारित तथा तापीय संयंत्रों द्वारा के लगभग तथा 65% तक सीमित कर दिया गया होता है और जिससे कि तथा आयातित तथा कोयले पर तथा निर्भरता बढ़ने के तथा साथ विद्युत तथा उत्पादकता की तथा लागत में बढ़ोतरी हो जाती है और तथा राज्यों द्वारा विद्युत की तथा कम तथा खरीद और तथा सीमित तथा ईंधन और उपलब्धता और तथा राज्यों और तथा डिस्कॉम की तथा खराब विद्युत स्थिति और उच्च और तथा ATN तथा C सकल तथा तकनीकी और तथा वाणिज्यिक तथा हानि के कारण तथा विद्युत उत्पादकता की तथा लागत बढ़ जाती है, जिससे कि कम ऊर्जा और तथा वितरण तथा कंपनियों की मांग में कमी आ जाती है। प्रतिकूल वित्त पोषण तथा व्यवस्था विगत तथा 4.5 तथा वर्षों में परियोजनाओं और तथा मूल्यांकन के तथा समय निर्धारण तथा किए गए तथा मूल्यों की तुलना में तथा प्रमुख दरों में अत्यधिक तथा बढ़ोतरी की तथा कारण परियोजना लागत के तथा साथ साथ टैरिफ तथा दर में भी तथा अधिक तथा वृद्धि हुई होती है। अप्रवासी तथा नीतियाँ ईंधन लागत और हस्तांतरण को तथा नियंत्रित तथा करने वाली सूक्ष्म तथा स्तर की नीतियाँ विशेषकर तथा बृहद तथा विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ और प्रतिस्पर्धा बोली दिशा और तथा निर्देशन विद्युत तथा अधिनियम तथा 2003 और राष्ट्रीय तथा विद्युत नीति के अनुकूल नहीं होती। अन्य तथा संबंधित तथ्य: उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और तथा असम एवं तथा जैसे प्रमुख तथा राज्यों में अनेक तथा डिस्कॉम के निजीकरण हेतु भी तथा प्रयास किए जाएंगे। जिन राज्यों में तथा निजीकरण तथा संभव ना हो और तथा वहाँ डिस्कॉम्स के नियमित और तथा अभिशासन और कॉर्पोरेट तथा गवर्नमेंट के सुधार के लिए स्वतंत्र तथा निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है। डिस्कॉम की तथा निजीकरण की आवश्यकता है। भारत की तथा विद्युत मूल्य और श्रृंखला में तथा अभी भी तथा विद्युत तथा वितरण और तथा क्षेत्र तथा सबसे कमजोर तथा कड़ी तथा बनी हुई होती है और इसके तथा कई कारण होते हैं, जैसे कि ऋणग्रस्तता, ऊर्जा मंत्रालय के भुगतान और तथा अनुसमर्थन और तथा विश्लेषण तथा पोर्टल्स होता है के अनुसार तथा डिस्काउंट पर तथा विद्युत तथा उत्पादकों की कुल तथा बकाया और तथा देनदारियाँ वर्ष दर और तथा वर्ष तथा 47% से बढ़कर जून 2020 में 1.33 तथा लाख करोड़ रुपये हो गई होती। वित्तीय अक्षमता क्या होती? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में डिस्काउंट द्वारा सौर और तथा पवन ऊर्जा विकास तथा कर्ताओं के माध्यम से उत्पादित ऊर्जाओं के भुगतान में देरी के कई तथा मामले सामने आए होते हैं और यही कारण होता है कि इस क्षेत्रों में तथा निवेशकों को आकर्षित कर पाना तथा अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। मुख्य रूप से विद्युत की तथा चोरी और तथा निम्न स्तरीय भुगतान तथा संग्रह तथा प्रक्रिया और तथा अपर्याप्त तथा टैरिफ तथा वृद्धि के तथा परिणाम स्वरूप तथा होने वाली उच्च और तथा AT&C सकल तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक तथा हानि के कारण परिचालन तथा अक्षमता में वृद्धि हुई होती है। भारत में तथा औसत AT&C हानि तथा लगभग 21.4% होती है और जिसके तथा कारण अति देर बिल न केवल तथा विद्युत तथा उत्पाद को प्रभावित करता होता है, अपितु वैश्विक तथा क्षेत्रक में दोहरे तथा बैलेंस शीट संकट को भी तथा बढ़ावा देता है और विद्युत तथा क्षेत्रक के कारण तथा वैश्विक तथा क्षमता बैंकिंग तथा क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र के कारण बैंकिंग क्षेत्र में अनुमानित तथा रूप से 1,75,000 तथा करोड़ रुपए मूल्य की तथा गैर निष्पादित तथा परिसंपत्तियों तथा सृजित की गई होती है और ओपन तथा एक्सेस तथा लेन देन में वृद्धि करना होता है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा उत्पादित तथा विद्युत की कीमत में भारी गिरावट से तथा उनके वाणिज्यिक और तथा औद्योगिक ग्राहकों को कम तथा मूल्य पर विद्युत तथा खरीदने में तथा संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। ऊर्जा सब्सिडी को तथा चरण तथा बद्ध रूप से समाप्त करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं तथा पारदर्शिता में कमी होती है और लॉकडाउन के दौरान मांग की तथा गिरावट और तथा कृषि उपभोक्ताओं और घरेलू तथा उपभोक्ताओं द्वारा कम टैरिफ का भुगतान किया जाता है और जिसकी क्षतिपूर्ति वाणिज्यिक एवं औद्योगिक तथा प्रतिष्ठानों पर आरोपित तथा उच्च एवं तथा टैरिफ के माध्यम से की जाती है। लॉकडाउन के परिणाम तथा स्वरूप वाणिज्यिक तथा प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों के तथा प्रतिष्ठानों पर उद्योगों का संचालन अवरुद्ध रहा होता है, जो कि विद्युत तथा वितरण कंपनियों की आय को प्रभावित कर रहा होता है। शुरुआती पहलों की तथा मंद प्रगति। सरकार ने विभिन्न तथा व्यवस्थाओं के अंतर्गत राहत तथा पैकेजों के माध्यम से भारत में तथा डिस्काउंट की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया होता है। उदाहरण के लिए तथा उज्ज्वल तथा डिस्काउंट और तथा योजना उदय और तथा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा डिस्काउंट के तथा 75% तथा ऋण को अधिग्रहण कर लिया गया है और शेष तथा ऋण को चुकाने के लिए कम तथा ब्याज वाले ब्रांड जारी किए गए हैं, जो डिस्कॉम से परिचालन और वित्तीय तथा कुप्रबंधन की घटनाओं को अत्यधिक कम करने की अपेक्षा की गई होती है। और हालांकि उदय के अंतर्गत शुरुआती दौर में कुछ तथा प्रगति देखी गई होती है और लेकिन यह तथा कार्यक्रम विद्युत तथा वितरण कंपनियों को घाटे को कम करने में असफल रहा होता है। और डिस्कॉम्स की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार तथा द्वारा प्रारंभ की गई होती अन्य पहले होती। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित तथा करने के लिए 20 तथा ट्रिलियन तथा रुपये के प्रोत्साहन तथा पैकेज के भाग के तथा रूप में 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज प्रदान किया गया होता है। और विद्युत तथा वितरण कंपनियों को ये निधियाँ तथा स्थल निधियाँ राज्य और तथा सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी के एवज में टैरिफ में स्थायी कमी के तथा लिए साथ प्रदान की जानी चाहिए होती है। प्रस्तावित तथा विद्युत सुधार तथा योजना विद्युत तथा क्षति को 12% से नीचे लाने के उद्देश्य से अंतिम रूप से अटल तथा वितरण तथा प्रणाली सुधार तथा योजना को शुरू किया गया होता है। इस योजना के उद्देश्य में विद्युत की तथा निरंतरता आपूर्ति और तथा सुनिश्चित करना होता है। राज्य द्वारा संचालन विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण करना होता है आदि जैसे कि उपागमों को अपनाना होता है और प्रतिस्पर्धा को तथा बढ़ावा देना होता है और सब्सिडी को बेहतर और लक्ष्यीकरण एवं विद्युत तथा वितरण कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कम तथा प्रत्यक्ष तथा लाभ अपतरण तथा योजना को कार्यान्वित करते हुए और विद्युत तथा क्षेत्र में सुधार करना होता है। विद्युत तथा संशोधन अधिनियम 2003 विद्युत संशोधन अधिनियम 2003 के मसौदे के साथ सरकार ने विद्युत तथा खरीद समझौते को लागू करने के लिए विद्युत तथा अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना की होती है और जो उज्ज्वल तथा डिस्कॉम्स तथा इंश्योरेंस तथा योजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी उधार सीमा में तथा एक बारंगी और तथा छूट की व्यवस्था की हुई होती है। विद्युत तथा वितरण कंपनियों को बैंकों एवं वित्तीय तथा संस्थानों में कार्यशील तथा पूंजी उधार की अनुमति दी जाएगी, जो कि विद्युत उत्पादन और परिप्रेषण तथा फार्मों की बकाया राशि चुकाने के लिए पिछले वर्ष के तथा राजस्व के तथा 25% तक हो सकती है। उपभोक्ता अधिकारों में तथा सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली उद्योगों को तथा बढ़ावा देने वाली और इस क्षेत्र की तथा संधारणीयता को सुनिश्चित करने वाली तथा नई टैरिफ नीति को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। डिस्कॉम्स के तथा निजीकरण का लाभ अन्य तथा राज्यों के उदाहरण ऐसे अनेक तथा उदाहरण होते हैं और जिनसे उदाहरण उपलब्ध हैं और जहां निजी तथा भागीदारी मौद्रिक तथा कमी में ग्रसित तथा डिस्कॉम्स को अधिक तथा दक्ष बनाने और तथा उसकी तथा आय में वृद्धि करने और बेहतर उपभोक्ताओं सेवाओं को संचालन में तथा सफल
रहे होते। उदाहरण के लिए वर्ष 2002 में निजीकरण के बाद दिल्ली में एटी एंड द सी एन हानि 53% से तथा कम होकर लगभग 8% तक पहुंच गई होती है। और बेहतर नेटवर्क दक्षता और राजनीतिक तथा हस्तक्षेप की तथा कमी के माध्यम से परिचालन तथा स्वायत्तता को स्थापित करने में मदद मिलेगी। और तथा परिचालन दक्षता निजीकरण से तथा भुगतान में देरी और तथा विद्युत कटौती और तथा बाजार आधारित तथा विद्युत तथा मूल्य निर्धारण की तथा कमी आदि तथा संभावना समस्याओं को समाप्त करने में मदद मिलेगी। और साथ ही तथा इससे तथा आर्थिक तथा गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए बेहतर तथा सेवाएं क्या होती है। स्मार्ट तथा प्रीपेड तथा मीटरों के उपयोग से तथा उपभोक्ता पारदर्शिता को तथा बनाए रखने में सहायता मिलेगी। और तथा इससे तथा डिस्कॉम्स को तथा सकल एटी एंड सी होने को कम करने में भी तथा मदद मिलेगी। और साथ ही इससे तथा बिलिंग्स तथा परिशुद्धता और सुनिश्चितता होती है। और जिससे कि मानवीय तथा त्रुटियों की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को निजी क्षेत्र में तथा निवेश हेतु प्रेरित करके और विधिक तथा प्रकार के सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी मॉडलों का परीक्षण किया जाएगा। और प्रतः सुधारों के आधार पर निजीकरण को अपनाने के लिए यह बड़े राज्य व जनोपयोगी सेवाओं को भी प्रेरित करेगा। आगे की राह राज्यों में प्रचलित विधियां और नियमों को अपनाए जाने की आवश्यकता होती है। हमारी संघीय व्यवस्था में विद्युत तथा संवर्ती सूची का भाग होता है। अतः केंद्र नीतिगत दिशा निर्देश जारी कर सकता है और निजीकरण के तथा निर्णय सहित कार्य आवंटित तथा कार्य को राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र इस तथा क्षेत्र इस हेतु एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और लेकिन इसे आगे राज्य के स्वामित्व वाली तथा डिफेंस के लिए लागू किया जाना चाहिए होता है। हालांकि अनेक विश्लेषकों द्वारा निर्दिष्ट किया गया होता है कि यह निजीकरण तथा मॉडल बड़े राज्यों के लिए अल्प तथा कार्यकारी होगा। और इसका मुख्य कारण यह भी होगा कि बड़े राज्यों में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को प्रबंधित तथा करने के लिए विषय में तथा निजी तथा क्षेत्र की योजना योग्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी। और तथा नियामक तथा निकायों को आधिकारिक तथा स्वायत्तता और तथा डिस्कॉम्स का निजीकरण तब तक तथा समर्थन नहीं होगा और जब तक कि तथा प्रणाली तथा गत चुनौतियों का समाधान न किया जाए। उदाहरण के लिए राज्य तथा विद्युत नियामन आयोग द्वारा समय पर तथा टैरिफ आदेश और तैयार करने में निष्क्रियता से टैरिफ वृद्धि और तथा प्रमाणित हो रही होती है। और जिससे कि विद्युत तथा वितरण कंपनी लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम बनी होती है। और तथा राजस्व तथा मॉडल को नया स्वरूप प्रदान करना होता है। और तथा रूफ तथा टॉप सोलर एवं तथा कॉरपोरेशंस तथा पीपीए आधारित तथा डायरेक्ट तथा सोसाइटी के चलते समक्ष तथा ऊर्जा और तथा मिश्रण में तथा वृद्धि हुई होती है। डिस्कॉम्स के तथा लिए ऐसे तथा राजस्व मॉडल को एक नए सिरे से विकसित किया करना होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जो कि रूफ टॉप सोलर और तथा ओपन एक्सचेंज विद्युत के तथा विकास के लिए अनुकूल हो रहा होता है। और यह तथा सामग्रियाँ और पारेषण की दिशा में इस तथा क्षेत्र में जुड़े तथा सुधारों को अपनाने में सहायक होगा। बहनीय आवास क्या होता है, सुर्खियों में क्या होता है। हाल ही में केंद्रीय तथा मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासी निर्धनों के लिए तथा किफ़ायती और किराए के तथा आवासीय परिसरों के विकास को मंजूरी प्रदान दी होती है। और हालांकि इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक तथा उप योजनाओं के रूप में अनुमोदित किया गया होता है। ARSCS की योजना की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इस योजना के अंतर्गत ARSCO को न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए किराए के तथा आवास के तथा रूप में उपयोग हेतु विकसित किया जाएगा। और इस हेतु निम्नलिखित में से 2 मॉडल्स का उपयोग किया जाएगा। रियासत समझौता के माध्यम से वर्तमान में खाली पड़े और तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित आवासीय परिसरों को स्थानांतरित करना होता है। ARSCS में उपलब्ध खाली भूमि पर विकास करने के लिए निजी सार्वजनिक संस्थाओं को विशेष तथा प्रोत्साहन प्रदान करना होता है। लक्षित लाभार्थी और तथा विनिर्दिष्ट उद्योगों में नियोजन और कार्यबल एवं तथा अतिथि और तथा स्वास्थ्य एवं घरेलू वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रों में संलग्न सेवा प्रदाता होता है। और तथा निर्माण तथा श्रमिक तथा दीर्घकालीन तथा पर्यटन आगंतुक छात्र आदि
ARHCS योजना के अंतर्गत प्रारंभ में लगभग 3 लाख तथा लाभार्थियों को शामिल किया गया होता है और निर्माण के लिए पहचान की गई होती है कि नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ तथा रुपये का प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संभावित तथा लाभ होते हैं: भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण, खाली आवासीय स्टॉक के आर्थिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और अपनी खाली भूमि पर ARHCS के विकास हेतु संस्थाओं को अनुकूल माहौल प्रदान किया जाएगा। ARHCS क्षेत्र में नए निवेश के अनुसार सृजित होंगे और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। ARHCS के अंतर्गत निवेश में रोजगार के नए अवसर को सृजन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में अब सभी के लिए आवास सुविधा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया है। इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। यह मिशन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों के मध्य शहरी आवास की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं का समाधान करेगा। इस योजना के प्रमुख 4 स्तंभ हैं: संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी निवासियों का उसी स्थान पर पुनर्वास करना, केंद्रित लिस्ट सब्सिडी योजना, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भागीदारी में किफ़ायती आवास तथा लाभार्थियों हेतु निजी घर निर्माण और मरम्मत हेतु सब्सिडी। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 105.6 लाख घरों में मंजूरी दी जा चुकी है। घरों के स्वामित्व को महिला सदस्य या संयुक्त नाम से प्रदान करके यह मिशन महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा प्रदान है। किफ़ायती आवास सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत सरकारी पहले। भारत में एक जीवंत, साधारणीय, संधारणीय, समावेशी किराए के आवास बाजार निर्मित करने के लिए दृष्टिकोण से वर्ष 2015 में राष्ट्रीय शहरी किराया आवासीय नीति का मसौदा जारी किया गया होता है। किफ़ायती आवास को अब संरचना दर्जा प्रदान किया गया होता है। इसके तहत कम उधारी दर कर रियासत और विदेशी एवं निजी पूंजी प्रवाह जैसे संबद्ध लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। किफ़ायती आवास परियोजनाओं पर प्रभावी GST दर को 8% से कम 1% तक कर दिया गया होता है। कम लागत वाले घरों की मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक में समर्पित किफ़ायती आवास नीति स्थापित की गई होती है। स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इसके माध्यम से स्थावर और संपदा क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए स्थावर संपदा नियामक और प्राधिकरण, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्थापित किया गया होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य स्थावर संपदा परियोजनाओं के कुशल एवं पारदर्शी तरीके से बिक्री खरीद को सुनिश्चित करते हुए इस खरीदारी को हितों की रक्षा करना होता है। मॉडल तथा किराएदारी अधिनियम 2019 का मसौदा किराएदारी तथा मामलों के नियमन के लिए तथा एक ढांचा स्थापित करना होता है और साथ ही यह विवादों के समाधान हेतु तीव्र तथा न्याय तथा निर्णायक प्रक्रिया सहित भूस्वामियों और किराएदारों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्व को बेहतर संतुलन हेतु एक ढांचा प्रदान करना होता है। शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती आवास की आवश्यकता तीव्र शहरी और बहुसंख्यक तथा जनसंख्या का निम्न और तथा मध्यम आय वर्ग में होना होता है। तीव्र शहरीकरण क्या होता है? वर्ष 2030 तक शहरी भारत की जनसंख्या में 40% से अधिक वृद्धि होना अपेक्षित होता है और जिसके कारण 25 बिलियन अतिरिक्त वहनीय तथा आवास इकाइयों की मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना होती है। बहुसंख्यक जनसंख्या के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग में होना होता है। निर्धनता रेखा BPL में से नीचे रहने वाले आर्थिक तथा रूप से कमजोर वर्ग EWS और निम्न आय समूह LIG और तथा परिवारों एवं उनकी तथा प्रायोज्य और तथा आय कम होने आय और तथा अनियमित होने और स्थावर तथा संपदा की निरंतर तथा बढ़ती कीमतें आदि के कारण शहरी आवास उपलब्ध करा पाना कठिन रहा होता है। बेहतर जीवन हेतु अब सस्ते तथा आवास लोगों के तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु अत्यंत आवश्यक है। भूमि के अवैध अधिक्रमण को रोकने हेतु सस्ते विकल्पों के आवास एवं ग्रामीण से शहरी आवास के कारण आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में अवैध मलिन बस्तियों और अनौपचारिक तथा अनधिकृत
कॉलोनियों के तथा विकास को बढ़ावा मिलना होता है। शहरी संतुलन की समस्याओं को कम करने हेतु कार्यस्थलों के निकट सस्ती तथा कीमतों पर आवास उपलब्ध कराने और अनावश्यक यात्रा, भीड़ भाड़ और प्रदूषण को कम करने में मदद करना होता है। भारत में अनौपचारिक किराया आवासीय क्षेत्र की मौजूदगी। इस क्षेत्र में आवासों के बढ़े हुए मूल्य, उचित रखरखाव की कमी और तथा बलपूर्वक घर खाली कराए जाने आदि और तथा नौ परिवहन गतिविधियों की किराएदारों के तथा शोषण को बढ़ावा दे सकती होती है। कोविड-19 जनित प्रति और प्रवास सस्ते आवासों के अभाव के कारण श्रमिकों, शहरी निर्धनों के बड़े पैमाने पर हुए पलायन ने सस्ते आवास की उपलब्ध आवश्यकता को उजागर किया। चुनौतियाँ क्या होती हैं और अन्य मुद्दे क्या होते हैं? चुनौतियाँ, सस्ते आवास की स्पष्ट परिभाषा मौजूद ना होना होता है और भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इसे स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। संरचनात्मक वित्त व्यवस्था को उपलब्ध न होना, कार्य स्थलों में संपर्क और पुरातन कानून, कार्य संरचनात्मक वित्त व्यवस्था का उपलब्ध न होना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और कम तथा आय वाले तथा समूह वर्गों और तथा इसी की श्रेणियों के लिए वेतन और अन्य प्रासंगिक तथा दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में समर्थता के कारण ऋण एवं तथा अनौपचारिक आवासन वित्त प्राप्त करने के लिए पात्रता साबित करना होता है और प्रायः कठिन होगा और कार्यस्थलों के संपर्क होते हैं। शहरी तथा अंतरिक्ष तथा शहरी क्षेत्रों में सस्ती एवं पर्याप्त आधार की भूमि के अभाव ने तथा शहरों के तथा चारों ओर के निकटवर्ती क्षेत्रों में सस्ते और आवास के विकास को बढ़ावा दिया होता है। और पुरातन कानून क्या होता है? भूस्वामी तथा किराए के आवास को अलाभकारी मानते हैं और क्योंकि प्रतिबद्धता किराया नियंत्रण कानून लेन देन की तथा लागत को बढ़ा देते होते हैं और आवासों के किराए पर तथा देने पर कम आय तथा सृजित होती है और संपत्ति तथा संबंधित मुकदमे तथा बाजी से जुड़े उच्च तथा जोखिम भी तथा उत्पन्न होते अन्य मुद्दे। गैर बैंकिंग वित्तीय और तथा कंपनियों NBFCs की तथा तुलना तरलता की तथा कमी ने वित्त पोषण की तथा उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होता है और शहरी नगरों में भूमि की तथा उच्च लागत और प्रायः तथा सस्ती आवासीय परियोजनाओं के विकासकर्ताओं की तथा परियोजना लागत में 50% में तथा अधिक की तथा हिस्सेदारी तथा भूमि की होती है और जिससे कि सस्ती आवास परियोजनाओं अलाभकारी बन जाती होती है और नियामक तथा बाधाएं भूमि तथा उपयोग स्थानांतरण और भवन एवं निर्माण अनुमोदन प्रक्रिया आदि में होने वाले विलंब और लागत को बढ़ा देते होते हैं और बहनीय तथा क्षेत्र में लाभ की संभावना कम होती है और निजी तथा स्थावर संपदा विकासकर्ता और तथा विशेषकर विलासिता और पूर्ण अत्यधिक तथा साधन संपन्न और तथा उत्तरी तथा मध्य आय वाले आवास खंडों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए क्योंकि इनमें अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। उच्च तथा शुल्क एवं तथा कर होते हैं और मूल्य तथा वर्धित कर होता है, वेट और सेवा कर होता है, स्टाफ ड्यूटी आदि जैसे तथा विभिन्न प्रकार के तथा कर एवं लेवी तथा मुख्यालय घर के तथा स्वामित्व लागत को बढ़ावा देता है। आगे की राह, किफ़ायती आवास की समावेशी परिभाषा। इसके तहत भारत में विभिन्न तथा भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखना चाहिए और संपत्ति करों एवं परिचालन और तथा रखरखाव लागतों, परिवहन लागत और जल विद्युत तथा योजना, भोजन पकाने की तथा ईंधन आदि जैसे आधारभूत सुविधाओं के भुगतान जैसे कारकों पर भी तथा विचार किया जाना चाहिए। कम आय तथा वर्गों LIG और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS की जनसंख्या के बड़े वर्गों हेतु आवास तथा वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तथा अभिनव सूक्ष्म तथा बंधन और तथा वित्त पोषण तंत्र और स्वतंत्र तथा आवश्यक सहायता समूह SHG का उपयोग किया जा सकता है और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु किराया तथा नियंत्रण कानून को संशोधित कर आवास क्षेत्र का औपचारिकरण किया जाना चाहिए। भवन निर्माण अनुमतियों के अनुमोदन हेतु एकल तथा खिड़की मंजूरी और दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराया जाना चाहिए। दीर्घकालीन नियोजन एवं और भूमि तथा प्रबंधन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना, भूमि की उपलब्धता और आवासन आपूर्तियों को भविष्य की अनुमानित आवास तथा मांग और जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप संतुलित निर्धारित किया जाना चाहिए और भूमि के नियोजन एवं उपभोक्ता उपयोग में तथा सुधार हेतु भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण किया जा सकता है और जोनिंग तथा सुधार, समावेशी जोनिंग तथा जैसे कि भूमि उपयोग और तथा नियोजन उपागमों का उपयोग किया जा सकता है और जिसके तहत विशेष तथा
रूप से सस्ते आवास के लिए उपयोग की जाने वाली तथा भूमि को आरक्षित तथा या विशिष्ट जोन के रूप में आरक्षित किया जा सकता है। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर किराए के आवासीय परियोजनाओं योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव और तथा प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए होता है। सार्वजनिक निजी तथा साझेदारी पीपीपी मॉडल होता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों के मध्य सहयोग संस्थानों का एक तथा बड़ा पुल निर्मित करता है और हितधारकों की चिंताओं को दूर करने में सहायता कर सकता है और तथा प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश एफडीआई का सदुपयोग। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने यह निर्दिष्ट किया होता है कि राज्य की सरकार सस्ते तथा किरायों की आवासीय परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष तथा निवेश विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने पर विचार कर रही है। Thank you guys, please like, share, subscribe our YouTube channel. Thank you so much.